जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री जर्नी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपका सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक है मिड टर्म एग्जाम के हिसाब से। आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनल डेवलपमेंट। इसका आपका प्रीवियस ईयर का मिड टर्म का हम पेपर लेके आए 2020-21 का। आप देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पेपर है, तो इसको हम सॉल्व करने वाले हैं, है ना। तो दोस्तों, इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करके रखिएगा। पास में बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली छोटी छोटी वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले प्रोवाइड हो। और दोस्तों, आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखी है। वहाँ पे भी एग्रीकल्चर संबंधित जो न्यू डाटा होता है उसको हम स्टोरीज पे लगाते रहते हैं, तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपको हमारे एक क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा कि कम्युनिकेशन जो वर्ड है ये कौन सी भाषा से लिया गया शब्द है। कम्युनिकेशन यानी संचार जो शब्द है ये कौन सी भाषा से लिया गया शब्द है, ठीक है। इसको आपने को कमेंट करके बताना, बाकी इसका आंसर जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट है ये बोल रहा है कि देयर आर डिग्रीज ऑफ इन एज एडजेक्टिव, है ना। तो जो आपका जो थर्ड है ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है महत्वपूर्ण है ये। शिवाजी एक योद्धा थे, यानी शिवाजी जो है आपके एक योद्धा थे। इस वाक्य में रेखांकित शब्द का उदाहरण है। तो रेखांकित वर्ड मतलब कौन सा है, तो ये आपको ब्रेव है, ये रेखांकित वर्ड है, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि शिवाजी वाज अ ब्रेव, द अंडरलाइन वर्ड इन दिस सेंटेंस इन एक्सप्लेन। तो उसको क्या है भाई, जो अंडरलाइन इस शब्द में इन्होंने पूछा है कि एडजेक्टिव ऑफ जो है परिमाणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव को विशेषण बोलते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स यानी संख्या का विशेषण, या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज यानी गुणात्मक वाचक विशेषक, या जो है एडजेक्टिव ऑफ ऑर्डर यानी आदेश का विशेषण। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज यानी गुणवाचक विशेषण, ठीक है, याद रखिएगा। सी जो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यानी जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका है वो आपका थर्ड है, इस पे भी स्टार लगा ली, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा भाई इस क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अपने लिए, ठीक है। कि क्रिया समझौता नियम अंग्रेजी में कहता है, जो क्रिया समझौता एक नियम है ये अंग्रेजी में क्या कहता है, यानी वर्ब अरेंजमेंट नियम है। तो ये इंग्लिश में क्या बोलता है कि विषय क्रिया से सहमत होना चाहिए, यानी जो विषय है यानी सब्जेक्ट है ये किससे सहमत होना चाहिए, क्रिया से सहमत होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो है ऑप्शन नंबर बी आपका बोल रहा है कि जो है सहमत होना चाहिए, यानी क्रिया को विषय से सहमत होना चाहिए, यानी द वर्ब मस्ट अरेंज विद सब्जेक्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका बोल रहा है बूथ शुड अरेंज इन ईच अदर, यानी दोनों को एक दूसरे से सहमत होना चाहिए। भाई क्रिया समझौता नियम क्या बोल रहा है कि एक दूसरे से सहमत होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि क्रिया को व्यक्ति और संख्या में अपने विषय में सहमत होना चाहिए, यानी जो है अपने लिए सफिशियंट आंसर है। कौन सा आंसर सफिशियंट है, तो डी आपने को सफिशियंट आंसर लगता है। यानी जो आपका वर्ब अरेंजमेंट लॉ है वो बोलता है, क्या बोलता है, वो बोलता है कि द वर्ब मस्ट अरेंज विद इट्स सब्जेक्ट इन पर्सन एंड नंबर्स, यानी डी जो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। ये भी भाई इस पे भी स्टार लगाएं, ये भी मस्त बहुत बेस्ट क्वेश्चन है भाई, है ना। इस पे भी स्टार लगा भाई, क्वेश्चन पे इस पे तो स्टार लगाना पड़ेगा, अच्छा क्वेश्चन है ये अपने लिए, ठीक है। कि लेखन एक कौशल है, राइटिंग जो आपका एक स्किल्स, कैसी स्किल है राइटिंग, प्रोडक्टिव, ग्रहणशील, महंगा, या जो है ग्रहणशील यानी सेंसरी, एक्सपेंसिव, रिस्पेक्टिव, या प्रोडक्टिविटी। जो आपकी राइटिंग है, वो कैसा है, तो राइटिंग जो है आपकी उत्पादक, आपको पता है राइटिंग कैसी है, तो ये प्रोडक्टिविटी है। राइटिंग जो है जिसकी अच्छी राइटिंग होती है उसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा मांग होती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रोडक्टिव यानी उत्पाद, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो आपका इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 5 है कि भाई वह है, यानी जो भविष्य की अनुमति देता है, कि कोई व्यक्ति किस स्थिति में क्या करेगा। भविष्य की कौन अनुमति देता है कि कोई व्यक्ति भविष्य में किस स्थिति में क्या करेगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे भाई, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, इट इज दैट विच परमिट्स आर आ पेरिडिक्शन ऑफ व्हाट इज पर्सन विल डू इट गिव सिचुएशन। तो इसका अपने को आंसर याद रखना है, ग्रुप डिस्कशन, या जो है पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व, या जो है टास्क यानी काम, या कॉन्फिडेंस। तो जो है भविष्य की अनुमति देने की वो क्या होना चाहिए अपने पास, व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी होनी चाहिए। तो ये जो आपने को
कोई किसी व्यक्ति की स्थिति भविष्य में क्या करेगा वो अपने को जानकारी दे सकता है, उसकी पर्सनैलिटी। ठीक है, याद रखिए, किसी की पर्सनैलिटी देख के अपन बता सकते हैं कि भविष्य में क्या करेगा। अरे अपन अनुमान लगा लेते हैं भाई नहीं ये तो ये करेगा यार, ऐसा मतलब है ना। तो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन पूछा हुआ तो उसकी पर्सनैलिटी पे ये सब चीज़ें डिपेंड करती है। ठीक है, याद रखिएगा बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस पर भी स्टार लगा भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 की अपन क्या बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से आपका कि जो है मूल दस्तावेजों के समान शैली में दस्तावेजों की सामग्री का संक्षिप्त और सटीक प्रतिनिधित्व क्या कहलाता है भाई, सटीक प्रतिनिधित्व। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका रहेगा सामान्य सारांश कहलाता है। क्या कहलाता है, सामान्य सारांश, यानी एब्स्ट्रैक्ट कहलाता है, सामान्य सारांश कहलाता है। ठीक है, एक बार इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर देते हैं। इज अ कंसिस एंड एक्यूरेटेड representation of context of a documents in style similar to the of the original documents, यानी इस क्वेश्चन का आपका ए जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की चाल चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि मौखिक प्रस्तुति के लिए, यानी मौखिक का मतलब आप समझ रहे हैं, मौखिक का मतलब होता है स्पीक यानी बोलना या प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो मौखिक प्रस्तुति के लिए दृश्य सहायता का एक उदाहरण है। क्या है भाई उदाहरण, What is in explain of visual aids for in oral presentation। तो जो आपकी है मौखिक प्रस्तुति के लिए आपने को पता है ऑडियो क्लिप्स, अपन क्या ऑडियो क्लिप्स इंपोर्टेंट मानी जाती है। आपको तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है तो समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सी जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी कौन सा, ऑडियो क्लिप्स इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 की साइड अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सहायक होगा का उपयोग, ये देख सकते हैं आप, सहायक होगा का उपयोग अक्सर औपचारिक स्थितियों में किया जाता है, कानूनी या कानूनी दस्तावेज, बैठकों के कार्यव्रत आदि। ठीक है, किसका उपयोग, सहायता होगा व्यक्त करने के लिए, यहाँ तक कि तीसरे व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के निर्माण के साथ भी। ठीक है, क्या किसका उपयोग किया जाता है। देखो मैं आपको जनरली बताऊं, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आते एग्जाम में, सिर्फ अपने को इसका आंसर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 का अपने को क्या आंसर याद रखना है, सी यानी सजेशन यानी सुझाव। ठीक है, याद रखिएगा सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऐसे एग्जाम में नहीं आते, बहुत छोटे और बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये तो क्या हुआ था ऑनलाइन जो आपका एग्जाम हुआ था उस टाइम पे, तो ये ऑनलाइन की वजह से जो है ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे। मिड टर्म का पिछली बार का पेपर आपको पता है कोविड की वजह से ऑनलाइन हुआ था, तो इस सिचुएशन की वजह से ऐसे क्वेश्चन आए थे, बट ऐसे क्वेश्चन जनरली आते नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस जाते तो क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या रहेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है कि किसी की अपनी दुनिया में लिखे गए पाठ के मुख्य बिंदु, विचारों, अवधारणाएं, तत्वों या बयानों का संक्षिप्त प्रतिनिधित्व क्या कहलाता है। अ शॉर्ट एंड कंसर्न रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मेन पॉइंट, आइडियाज, कंसेप्ट, फैक्ट्स और स्टेटमेंट ऑफ अ टेक्स्ट राइटिंग इन वन वर्ल्ड इज नोन एज। तो उसको क्या बोलते हैं भाई, किसी के द्वारा लिखी गई चीजें, तो वह कहलाता है आपका सारांश, उसको समरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, समरी, यानी मुख्य बिंदुओं के विचारों, अवधारणाएं, तथ्यों और बयानों का संक्षिप्त विवरण क्या कहलाता है, सारांश या समरी कहलाता है। ये जो है इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इस पर भी स्टार लगा लें। क्या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, कि वह मेरा घर पहुंचने पर इंतजार कर रहा था, ही वेटिंग फॉर मी व्हेन आई रिच्ड होम। ये कौन सा टेंस है भाई, आपने को पता है ये टेंसों के बारे में पूछा गया है, तो कौन सा टेंस है ये आपका है पास्ट। आपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में सुना होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है आपका, नोट कर लीजिए कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इनकी आपकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में आपको पता हो कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो अब आप जो है आंसर पकड़ लेंगे। ठीक है, कि वह मेरे घर पहुंचा, ही वेटिंग फॉर मी व्हेन आई रिच्ड होम। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका हैड बीन है, यानी जो इसकी मेन सहायक क्रिया वो क्या है, हैड बीन है। ठीक है, ये जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 है, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, इस पर भी स्टार लगा, इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पर 2 स्टार लगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है। कि मौखिक संचार वह है जो कि सहायता से किया जाता है। मौखिक संचार किसकी सहायता से, मौखिक संचार का मतलब होता है बोलना। वेरेबल कम्युनिकेशन इज दैट विच इज डन विथ द हेल्प ऑफ, किसकी सहायता से ये मौखिक संचार किया जाता है, बोलने का काम। तो आपको पता है भाई ये जो है शब्दों की सहायता से किया जाता है। बोलना भाई, बोलना अपन इशारों से नहीं बोल सकते, और जो है अपन मौन रह के तो बोल ही नहीं सकते, इसलिए मौखिक संचार जो है शब्दों का होना बहुत जरूरी है मौखिक संचार में। ठीक है, बी जो है आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार लगा लें।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे भी स्टार लगा भाई, ये और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिक्स, थोड़ी दिमाग लगाने वाले। तो ये पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में इसने पूछा है कि सुनना एक कौशल है, यानी जो लिसनिंग होती है, लिसनिंग कैसी स्किल है, प्रोडक्टिव यानी उत्पादक लिसनिंग है, या जो है आपका पैसिव है, या जो है रिस्पेक्टिव है, या एक्टिव है। तो जो लिसनिंग या जो सुनने की क्रिया है वो क्या कहलाती है, पैसिव होती है। याद रखिएगा बी जो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्या कहलाता है, बी, यानी जो आपकी सुनने की क्रिया, जो आपकी सुनने का जो कौशल होता है, जो स्किल होती है, वो क्या कहलाती है, पैसिव कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि इसका अध्ययन है कि लोग उस समय के आसपास के भौतिक स्थान का उपयोग और अनुभव कैसे करते हैं। इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल यूज एंड प्रोसेसिव एंड फिजिकल स्पेस अराउंड देम। तो क्या कहलाता है इस क्वेश्चन का, जो कहलाता है प्रोक्सिम, याद रखिएगा प्रोक्सिमिक्स, क्या कहलाता है, प्रोक्सिमिक्स। ये जो है इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इस पर भी स्टार लगा ले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है भाई, ये भी ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, ये डिफिकल्ट ज़्यादा भारी लैंग्वेज का क्वेश्चन है भाई, ऐसे क्वेश्चन भी नहीं आते। बस अपने को इसका आंसर पता होना चाहिए कि जो है अपने को क्वेश्चन दिख जाए तो अपन उसका आंसर बता सके। तो इस क्वेश्चन को अपन को याद रखना है कि ये पूछ रहा है कि विस्तृत तत्वों को संदर्भित करता है जो शब्दों, वाक्यों और अनुच्छेदों के निर्माण के लिए गठबंधन है करते हैं, जैसे बर्तनी, विराम चिन्ह और अंग्रेजी भाषा के व्याकरण। तो ये पूछ रहा है क्या कहलाता है भाई, उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं मैकेनिक। क्वेश्चन नंबर 14 में याद रखिएगा उसको क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स, यानी इसको बोलते हैं यांत्रिक। इन शब्दों का जैसे उपयोग करते हैं कॉमा, विराम चिन्ह, तो ये कहलाते हैं मैकेनिक्स कहलाते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा डी जो है आपका क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर डी रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की साइड चलते, तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका बोल रहा है कि व्यक्ति शब्द की उत्पत्ति, जो आपका व्यक्तित्व, यानी जो अपन आपका जो है व्यक्तित्व जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई। तो व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति जो आपकी लैटिन भाषा से हुई, याद रखिएगा ये जो है इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि अंग्रेजी रचना में एक विश्लेषण आमतौर पर खालिस्तान से प्रदर्शित किया था, डॉट डॉट से प्रदर्शित किया था। किससे प्रदर्शित किया था भाई, अंग्रेजी रचना में एक विशेष आमतौर पर, यानी इन इंग्लिश कंपोजिशन एंड एडजस्टमेंट्स यूजुअली कम बिफोर अस, यानी जो आपका इस पे भी स्टार लगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो आपका कंपोजिशन एंड एडजस्टमेंट है, यानी रचना और विशेषक, ये जो है आमतौर पर इनको ही पहले आता है, ठीक है, ये पहले ही आते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका है 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है भाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, कि वाक्य का उपयुक्त निष्कर्ष हमें दूध कम दिया। ये सेंटेंस पूछ रहा है कि हमें दूध कम दिया, है ना, पैसिव है, एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना। तो ये पूछ रहा है कि भाई द लॉ गिव एस मिल्क, है ना, हमें दूध कम दिया। तो इसके लिए सही वाक्य चुनना है अपने को, द मिल्क इज गिवन बाय लॉ, यानी दूध निम्न द्वारा दिया गया, या दूध गाय ने दिया, यानी द मिल्क हैज़ बीन गिवन बाय द काउ, या जो आपका सी बोल रहा है कि यूएस मिल्क, हमें दूध गाय द्वारा दिया जाता है, या जो है आपका क्वेश्चन नंबर डी बोल रहा है कि दूध हमें गाय द्वारा दिया जाता है ना, दूध हमें गाय द्वारा दिया जाता है। मिल्क इज गिवन बाय अस द काउ, यानी जो मिल्क होता है वो हमें गाय द्वारा दिया जाता है। ये जो है आपका डी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अपने सही वाक्य पूछ रहा है कि सही वाक्य कौन सा सुटेबल सही तरीके से वाक्य बैठ रहा है, ठीक है, तो ये पूछ रहा है। तो डी इस क्वेश्चन का आपने को याद रखना है, करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की साइड चले, तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका बोल रहा है कि समिति, टीम, निदेशक मंडल, परिवार आदि के उदाहरण हैं, यानी जो उदाहरण पूछ रहा है कौन से उदाहरण को क्या बोलते हैं। तो आपको पता है टीम, बोर्ड्स, डायरेक्टर्स, फैमिली, इटीसी, इनको अपन क्या बोलते हैं, समूह या कलेक्टिव बोलते हैं। याद रखिए उनको क्या बोलते हैं, समूह या कलेक्टिव। इनको इकट्ठा करके अपन समूह बनते हैं ना, जैसे टीम बनती है, टीम में एक समूह होते हैं, निदेशक मंडल में समूह होते हैं, परिवार में एक समूह होता है, तो ये कहलाता है कलेक्टिव, यानी इसको बोलते हैं समूह या सामूहिक। तो ये जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, इस पर भी स्टार लगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि सिग्नल किसका उदाहरण है। ये तो देखो अपना वास्तविकता में ये कम्युनिकेशन से ही संबंधित और स्किल से संबंधित क्वेश्चन है ये, ठीक है। कि ट्रैफिक सिग्नल किसका उदाहरण है। आ ट्रैफिक सिग्नल इज इन एक्सप्लेन ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपने को पता है भाई ट्रैफिक सिग्नल में क्या होता है, परस्परिक यानी इंटरपर्सनल, मौखिक, मौखिक का मतलब होता है बोलना, यानी अब ट्रैफिक लाइट भाई बोलती तो है नहीं, फेस टू फेस यानी आमने सामने, या नॉन वेरेबल यानी गैर मौखिक,
अब आप समझ गए होंगे। आपको पता है रेड लाइट जब अपन जलती है तो अपन क्या होते हैं, रुक जाते हैं। ग्रीन जलती है तो अपन क्या चल देते हैं। तो अपने से कोई कुछ बोलता तो नहीं, अपन बस सिर्फ लाइट से देख के आगे बढ़ते हैं, पीछे आते हैं। तो यही होता है इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर है, नॉन वेरिएबल। ये आपका स्किल्स का क्वेश्चन है, या मतलब अपन समझदारी से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका नॉन वेरिएबल इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है, यानी जो रेड लाइट होती है वो बोलती नहीं है, अपना काम हो जाता है, अपन नॉर्मली निकल जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि निम्न में से कौन एक आदर्श मौखिक प्रस्तुति का हिस्सा नहीं है। कौन नहीं है भाई आदर्श मौखिक प्रस्तुति का हिस्सा। विच वन इज द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इन आइडियल और ओरल प्रेजेंटेशन। तो वो आपका जो प्रस्तोता है यह जो है आपका इसका हिस्सा नहीं है, याद रखिएगा, इसका स्टार लगा। इस क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर जो आपका 19 है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी स्टार लगाएं भाई, ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई जो है ये इस क्वेश्चन का 20 का आपको आंसर पता है, ये जो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 21 की साइड। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है कि एक सटीक की आदर्श लंबाई मूल पैराग्राफ की होनी चाहिए। द आइडियल लेंथ ऑफ अ पैराग्राफ शुड बी ओरिजिनल पैराग्राफ। भाई कितनी होनी चाहिए उनकी लेंथ, एक पैराग्राफ लिखने की लेंथ कितनी होनी चाहिए, आदर्श लेंथ पूछ रहा है अपने से। तो आदर्श लेंथ जनरली देखो अपना ए, इस क्वेश्चन के 2 आंसर हैं, ए और बी दोनों इस क्वेश्चन के आपके आंसर होंगे, यानी जो है आपका एक 1/2 और जो आपका नॉर्मली 1/3, यानी ये दोनों इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर है, ठीक है। ए और बी दोनों आंसर है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं नेक्स्ट की साइड। क्वेश्चन नंबर जो आपका 22 भाई क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि उसका भाई एक शिक्षक है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एंदा का प्रयोग पूछा गया इसमें, उसका भाई शिक्षक है। इसके बाद पूछा गया कि मेरा भाई ब्रिटेन के विश्वविद्यालय का प्रोफेसर है। ही ब्रदर इज टीचर, एनी माई ब्रदर इज यूनिवर्सिटीज प्रोफेसर यूके, ठीक है। तो ये पूछा गया, तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ये का प्रयोग पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो आपका डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा, एंदा का प्रयोग डी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका वो बोल रहा है भाई 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये भी जनरली ऐसे ही क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। मैंने पहले भी अब 2-3 क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं कि ये अपवाद स्वरूप ही ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं। बट अपने को इसका आंसर याद रखना है कि इन जो है जीवन इतिहास, लक्षण, वितरण, बहुतायत, आवास परीक्षण, इनकी एक चार्ट तैयार की जाती है, इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्ट बोलते हैं। ये जो है इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है, अपने को इस क्वेश्चन का आंसर याद रखना है, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसलिए अपने को ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे अपन ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे जो क्वेश्चन पे स्टार लगा ले, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि सुनने का वह प्रकार जिसमें श्रोता शब्दों की बजाय ध्वनि की व्याख्या और अर्थ प्रदान करता है। सुनने की बजाय किस पे, शब्दों की बजाय ध्वनि की व्याख्या करता है, तो क्या कहलाता है, द लिसनिंग टाइप इन विच द लिसनर इंटरप्रेस एंड एसिजेंस मीनिंग्स टू साउंड देन टू वर्ड इज नोन एज। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन भेदभावपूर्ण सुनना, याद, बस इस क्वेश्चन का अपने को याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी जो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 की साइड चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 25 बोल रहा है कि जो है ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एक प्रकार का लेखन जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि, इंजीनियरिंग और सामाजिक विज्ञान के सभी क्षेत्रों में उपयोग किया जाए के रूप में किया जाता है, तो उसको किस रूप में जाना जाता है। अ काइंड ऑफ राइटिंग, यानी जो अपने लिखने का शब्द होता है ना भाई, डॉक्टर कुछ भाषा लिखता है कृषि, तो वही पूछ रहा है कि उसको किस कैटेगरी में अपन रखें, किस कैटेगरी में उसको डिफाइन करेंगे कि जो ऑल फील्ड में इसको उपयोग किया था, साइंस में उसका उपयोग किया, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, सोशल साइंस, तो उसको अपन किस कैटेगरी में रखेंगे, है ना। तो उसको अपने को पता है किस कैटेगरी में रखेंगे, उसको अपन रखेंगे टेक्निकल राइटिंग की कैटेगरी में। किस कैटेगरी में, टेक्निकल राइटिंग की कैटेगरी। 25 का जो है सी करेक्ट आंसर है, उसको अपन किस कैटेगरी में रखेंगे, टेक्निकल राइटिंग की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की साइड चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26 क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 26 ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि संचार की वह प्रक्रिया जिसमें विचारों को संदेश के रूप में परिवर्तित किया जाता है जिसे संदेश के प्राप्तांक द्वारा समझा जाता है। इन कम्युनिकेशन द प्रोसेस इन विच द आइडियल इज अ कन्वर्ट इन टू द फ्रॉम ऑफ मैसेज विच इज अंडरस्टूड बाय द रिसीवर ऑफ द मैसेज नोन एज। यानी आपको पता है अपने विचार कैसे व्यक्तित्व करते हैं, अपन टाइपिंग करते हैं ना, अपन अपने को मोबाइल में किसी को मैसेज भेजते हैं तो अपने विचार व्यक्तित्व कर रहे होते हैं, अपने को उसके बारे में, चीज़ों के बारे में अपने विचार भाई बोलते हैं, आज यार ऐसा लग रहा है, आज ऐसा लग रहा है, तो ये अपने विचार उससे व्यक्त कर रहे हैं अपन। तो यही इसको पूछ रहे क्या कहलाता है। बहुत से लोग पता है किस आंसर पे जाएंगे, वो बहुत से लोग जाएंगे सेंडिंग पे, बट इसका आंसर सेंडिंग नहीं है भाई, इसका आंसर है डिकोडिंग, याद रखिएगा।
ए जो है आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, डी कोडिंग। क्वेश्चन नंबर 27 इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन थे इसलिए हमने बाकी क्वेश्चनों को नहीं रखा है, इसलिए जो अपने इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन थे उनको रखा है। ठीक है, लेंथी क्वेश्चन अपने क्वेश्चन पेपर में नहीं आएंगे, अपने को याद रखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी स्टार लगाएं भाई। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जितना संभव हो उतना कम शब्दों के व्यक्तित्व किए गए मार्ग का सार या मुख्य विषय इज द गेट्स ऑफ मैन थीम ऑफ अ पैसिव एक्सप्रेशन इन अ फ्यू वर्ड्स इज पॉसिबल। तो उसको क्या बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को? तो सी जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, संक्षेप, उसको बोलते हैं संक्षेप, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन सीरीज को अपने को सारे क्वेश्चनों को अपने याद रखने, क्वेश्चन को रट के ही जाना है भाई टिप, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन टिप 2 अपने को पेपर रखे हुए मिलते हैं, मतलब सेम क्वेश्चन अपने को पेपर में रखेंगे और अपने को जनरली याद रखना है 3 से 4 या 5 से 6 क्वेश्चन अपने कोई दूर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अपने को इनको याद करके रहना है, क्योंकि नए क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, जो प्रोफेसर लोग होते हैं नए क्वेश्चन बहुत कम बनाते हैं। ठीक है, तो अपने को जनरली इन क्वेश्चनों से ही अपने अधिकतर क्वेश्चन आ जाएंगे, बाकी अपने को तैयारी अपनी फुली रखनी है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट सेशन के साथ। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, है ना, आपको पता है कितनी मेहनत लगती है, पहले अपन इसको क्रिएट करते हैं, थंबनेल बनाना, सब चीज़ों को अपने को पता है, तो इसलिए मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।